अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी एटम के सबसे बैरूनी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगानी पड़ती है। ठीक है, कोई भी हम एक एटम लेते हैं, उसके सबसे बैरूनी शेल में से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक है, वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकालना है। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे आप देखते हो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना? 11 उसका एटॉमिक नंबर है। और आपको ये भी पता होगा कि कोई भी एटम है उसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मतलब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उसका जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो सबसे मिड में हमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, और आपको पता है कि ये क्या बात कर रहा है? आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा है। आउटर मोस्ट शेल, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? तीसरा शेल है ना। पहला के शेल, दूसरा एल शेल, तीसरा एम शेल। एम शेल इसका क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल होगा। ठीक है, और आप देख सकते हो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आप देख सकते हो जब सोडियम था, ठीक है, अब देखें यहाँ पर और एक कहने के टर्म इस्तेमाल हुई है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये कंडीशन हमने यहाँ पर फुलफिल करनी है कि कोई भी हम एटम लेंगे ना वो आइसोलेटेड होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? कि अकेला होना चाहिए। ठीक है, और गैसियस होना चाहिए। देखें, आइसोलेटेड एटम हमें उसी सूरत में मिलेगा जब वो गैसियस होगा, जब वो गैसी हालत में होगा। ठीक है, कोई भी हम सॉलिड चीज़ ले लें, कोई भी हम लिक्विड चीज़ ले लें, उसमें जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। सॉलिड में तो बहुत ही करीब होते हैं, लिक्विड में फिर थोड़ा सा फासले पर होते हैं, और गैसियस स्टेट में क्या होते हैं? वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं एटम्स। ठीक है, तो आइसोलेटेड एटम हमें कब मिलेगा? जब वो गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, गैसियस स्टेट में हमें आइसोलेटेड एटम मिलेगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये सोडियम था, गैसियस स्टेट में है। ठीक है, जी लगा दिया मैंने। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 11 इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी लगाना पड़ेगी वो कितनी होगी? 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी। ठीक है ना, 1 मोल के, यानी कि सोडियम के 1 मोल के लिए आपको कितनी एनर्जी लगाना पड़ेगी? 496 किलो जूल एनर्जी आपको लगाना पड़ेगी, तब आप इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाओगे। इसमें से सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उसके पास चार्ज कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा ना, क्योंकि पहले आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इसका क्या मतलब है कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से हम निकाल लें तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने बच जाएंगे? 10 रह जाएंगे ना, और प्रोटॉन तो 11 ही मौजूद है। ठीक है, तो यानी कि इसके पास नेगेटिव चार्जेस कितने बच जाएंगे? 10 बच जाएंगे, और पॉजिटिव चार्जेस के पास 11 बच जाएंगे। ठीक है, इस वजह से अगर हम करें माइनस का 10 और प्लस का 11 तो जवाब क्या आता है? +1 आता है ना। तो इस वजह से सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आया? प्लस का 1 आया। ठीक है, फिर हम आते हैं मैग्नीशियम के पास। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सेम टू सेम। तीसरे शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब आप मुझे बताएं कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज जो होंगी वो कितनी होंगी? 2 हो सकती है ना। एक वैल्यू कौन सी होगी? पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। दूसरी वैल्यू कौन सी होगी? दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि इससे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मैं पहले इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहता हूं, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मुझे एनर्जी लगाना पड़ेगी मैं उसको बोलूंगा कि ये मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसको मैंने IE1 से शो कर दिया। तो आप देख सकते हो उसके लिए मुझे कितनी एनर्जी लगाना पड़ी?
738 किलो जूल पर मोल एनर्जी मुझे लगाना पड़ी, ठीक है। लेकिन जब मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूँगा तो मुझे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। उसकी क्या रीज़न है? देखें, मैग्नीशियम जब न्यूट्रल हालत में खड़ा है, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके ऊपर कितना चार्ज आया? +1 का है। जैसे सोडियम के ऊपर आया था, मैंने आपको बताया +1 का चार्ज आ गया। अब इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियस पर चार्ज यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है, बढ़ चुका है। पहले न्यूक्लियस पर चार्ज था मैग्नीशियम पे, वो 12 प्रोटॉन्स की वजह से था, ठीक है, और इसके पास 12 ही क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल दिया ना, इलेक्ट्रॉन अब पीछे कितने रह जाएंगे? इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 11, लेकिन प्रोटॉन तो 12 ही है। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो चुका है और नेगेटिव चार्ज कम हो चुका है। अब देखिए ना, पहले उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, अब मैग्नीशियम के ऊपर +1 चार्ज आ गया। तो इसका क्या मतलब है? आपको भी नजर आ रहा है ना कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ चुका है और इलेक्ट्रॉन एक कम हो चुका है। जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा मैग्नीशियम के पास, तो बकिया जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको पॉजिटिव चार्ज जो होगा न्यूक्लियस के ऊपर वो ज़्यादा मजबूती से उनको पकड़ेगा ना, बकिया इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा मजबूती के साथ स्ट्रांगली उनको पकड़ के रखेगा। तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालना मुश्किल होगा या आसान? मुश्किल होगा ना, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब मैं निकालूंगा तो इसके लिए मुझे क्या? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खिलाफ मुझे ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी। और आप देख सकते हो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की 738 किलो जूल पर मोल है, लेकिन सेकंड कितनी है? 1451, तकरीबन डबल हो गई है, तकरीबन डबल हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से होती है, यानी कि और एक यहाँ पर बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि जितनी भी आयोनाइजेशन एनर्जी होंगी ना, जैसे अब इसकी 2 हैं, तो आपने यहाँ क्या देखा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से दूसरी ज़्यादा थी। अगर हम कोई तीसरा कोई यानी कि इसी तरह का कोई एलिमेंट लेते, एटम लेते, तो उसकी अगर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी आती, जैसा कि मैं बात कर लेता हूँ एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के पास कितने होते हैं? उसका एटॉमिक नंबर 13 है ना, तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, या इसके पास 2 थे तो उसके पास 3 होंगे। तो एल्यूमिनियम की 3 बन सकती हैं आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में जो उसकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो छोटी होगी दूसरी से, और दूसरी छोटी होगी तीसरी से। जैसा कि आपने यहाँ देखा, पहली दूसरी छोटी थी ना, तो दूसरी किससे छोटी होगी? तीसरी से छोटी होगी ना, कि हमने पहले इलेक्ट्रॉन को जितना एनर्जी देनी पड़ी, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने तकरीबन डबल एनर्जी लगाना पड़ी। तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को जब हम निकालेंगे तो फिर क्या होगा? उससे भी ज़्यादा एनर्जी हमें लगाना पड़ेगी। तो कोई भी सूरत हो, कोई भी एटम आ जाए, उसकी जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो सेकंड से बड़ी होगी, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से बड़ी होगी। अब ये तकरीबन इसकी डेफिनेशन तो यहाँ पर हो गई मुकम्मल, ठीक है, एग्जांपल के साथ। तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है इसके बारे में? नहीं आता, लेकिन आना चाहिए था कि सोडियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन्स को देते क्यों हैं? क्वेश्चन बनता है ना, क्यों देते ये? तो इसकी रीज़न ये है कि सोडियम के पास आपने देखा 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने ऑक्टेट रूल तो पढ़ा होगा कि कोई भी एटम होता है उसको स्टेबल होने के लिए अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल करने होते हैं, ठीक है। जब किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल होता है, फिर वो किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं करता, फिर ना उसको इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत होती है ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होती है। तो क्या करता है फिर? सोडियम क्या चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन कोई मुझसे ले ले, ठीक है, तो इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्यों? अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल करने के लिए। देखिए ना, इससे हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल ले तो पीछे क्या बचेगा? 2 शेल्स बच जाएंगे ना। तो अब इसका बैरोनी शेल कौन सा होगा? के बाद एल शेल इसका आउटर मोस्ट शेल होगा, और उसमें आप देख सकते हो कितने बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे ना, और 10 इलेक्ट्रॉन वाला कौन होता है?
नियॉन होता है, और नियॉन का आपको पता है कि ये नोबल गैस है, शरीफ गैस है, ठीक है। ये ना किसी को इलेक्ट्रॉन देती है और ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है, ठीक है। ये किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसको किसी के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेबल एटम है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल। तो इस वजह से जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो उसके बाद वो किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करेगा? नियॉन की अटेन करेगा, ठीक है। तो ये रीज़न है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है, कोई भी एटम होता है, वो अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन क्यों रिमूव होने देता है, ठीक है। ये इसकी रीज़न थी।